Hello everyone, welcome again to online session of Manolaw classes. I'm Dinesh Kumar, and in today's session I will discuss with you the current legal GK of June from 1st June to 30th June 2024. So in this video I will discuss the most important news of the June 2024, and now we come to the 1st June. So the first news is Ireland, Norway and Spain recognized Palestine. पहली न्यूज है हमारी कि आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ये तीन कंट्रीज हैं और इन्होंने पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज्ड किया है। क्या किया हुआ है? रिकॉग्नाइज्ड। सो नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म रिकॉग्नाइज अंडर इंटरनेशनल लॉ। देखिएगा कि रिकॉग्निशन इज अ कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। रिकॉग्निशन is the concept of international law. रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को ऑफिशियली और लीगली कंट्री मानता है। ठीक है, अब इंटरनेशनल लॉ में इससे संबंधित दो थ्योरीज होती हैं। सो देयर आर टू थ्योरीज रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन इन इंटरनेशनल लॉ। वन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट थ्योरी and second is the declaratory theory. कॉन्स्टिट्यूएंट थ्योरी का मतलब यह है कि अगर किसी स्टेट के पास स्टेटहुड के कुछ एलिमेंट्स हैं, स्टेटहुड के कुछ एलिमेंट्स हैं। अब स्टेटहुड के एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो स्टेटहुड के कुछ एलिमेंट्स होते हैं लाइक एक डेफिनेट टेरिटरी उस स्टेट के पास हो, लीगली एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट वहां पर हो, वो एक सॉवरेन कंट्री हो, वहां कुछ पॉपुलेशन हो। इस तरह के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके आधार पर हम ये कहते हैं कि ये पर्टिकुलर एंटिटी स्टेट कहलाने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंट थ्योरी ऐसे स्टेट को ही या ऐसे कंट्री को ही रिकॉग्नाइज किया जा सकता है जिसके पास स्टेटहुड के सारे एलिमेंट्स हैं। नाउ अब हम आते हैं दूसरे पे। दूसरी है हमारी डिक्लेरेटरी थ्योरी। डिक्लेरेटरी थ्योरी का मतलब ये होता है कि किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज करना या ना करना दूसरे स्टेट पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी स्टेट के पास ये स्टेटहुड के सारे एसेंशियल एलिमेंट भी हैं तो भी दूसरा देश चाहे तो उसको रिकॉग्नाइज करे या ना चाहे तो रिकॉग्नाइज ना करे। अब इस बात को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, हम पैलेस्तीन का एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये पैलेस्तीन के पास पॉपुलेशन भी है, डेफिनेट टेरिटरी भी है, लीगली एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट भी है, सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसके बाद भी इजराइल इसको एक स्टेट नहीं मानता। तो यानी कि इसके पास सारे एसेंशियल एलिमेंट होने के बाद भी इजराइल इसको एक स्टेट नहीं मानता। तो ये कौन सी थ्योरी से इन्फर किया जा सकता है? इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द डिक्लेरेटरी थ्योरी। साइमल्टेनियसली अगर हम इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें तो आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ये तीनों कंट्री हैं। इन तीनों कंट्री ने और हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसने भी इसको रिकॉग्निशन दे रखी है। तो रिकॉग्निशन क्या है कि रिकॉग्निशन एक डिस्क्रिशनरी पावर है ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट टू रिकॉग्नाइज द अदर स्टेट। और यहाँ इसके लिए कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट को किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए या उसको डी रिकॉग्नाइज करने के लिए कंपेल नहीं कर सकता। अब हम समझते हैं कि ये जो रिकॉग्निशन है कितने प्रकार की होती है। फिर हम आएंगे न्यूज पर, काइंड्स ऑफ रिकॉग्निशन। तो इट इज ऑफ टू काइंड, वन इज डी फैक्टो एंड अदर इज डी जोर। डिफैक्टो का मतलब होता है टेम्पररी रिकॉग्निशन,
यानी कि किसी भी कंट्री को सबसे पहले दूसरा कंट्री जनरली टेम्पररी रिकॉग्नाइज करता है, और डीजोर का मतलब होता है परमानेंट रिकॉग्निशन। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? परमानेंट रिकॉग्निशन में हम दूसरी कंट्री के साथ जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो मेंटेन करते हैं, यानी कि हम दूसरे कंट्री में जिस कंट्री को हम रिकॉग्नाइज करते हैं उस कंट्री को के साथ हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाते हैं और उसके साथ उस कंट्री में हम अपनी एम्बेसी एस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन अगर हमने किसी को डिफैक्टो रिकॉग्नाइज किया है तो दूसरे कंट्री में हम एम्बेसी भी नहीं बनाएंगे और ना ही अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन उसके साथ रखेंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हमने किसी कंट्री को डिफैक्टो रिकॉग्निशन दी है तो उसको हम वापस ले सकते हैं, लेकिन अगर हमने किसी कंट्री को डीजो रिकॉग्निशन दी है, मींस परमानेंट रिकॉग्निशन दी है, तो उसको हम वापस नहीं ले सकते। अब हम आ जाते हैं इसी न्यूज पर। आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्पेन रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन। इन तीन कंट्रीज ने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया है। अब कब रिकॉग्नाइज किया है? 28 मई 2024 को। इसका रेस्पॉन्स में क्या हुआ कि इजराइल ने इन तीनों कंट्रीज से अपने एम्बेसडर को तुरंत वापस बुला लिया, यानी कि इजराइल इस बात से नाराज हुआ। अब अगर देखें कि रिसेंटली जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स हैं और इनमें से 143 मेंबर्स ने पैलेस्टीन को एक स्टेट रिकॉग्नाइज करने के फेवर में वोट डाला है। अगर इंडिया का स्टैंड देखें तो इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया था 1988 में, और इंडिया पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी रिकॉग्नाइज कर चुकी है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, दिस इज नोन एज जेपीसी। व्हाट इज दिस? देखिए क्या है कि एक जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये एक कमेटी है जिसमें कि दोनों पार्टीज के मेंबर्स होते हैं। दोनों पार्टीज का मतलब ये है यहाँ पर है कि जो एक पार्टी रूलिंग में होती है वो भी होती है, और जो दूसरी पार्टी जो अपोजिशन में होती है उसके भी एमपी या उसके मेंबर्स भी इसके जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर होते हैं। अब पॉइंट ये है कि इस कमेटी को कब बनाया जाता है या क्यों बनाया जाता है। तो देखिए, अगर देश में कोई बड़ी घटना होती है या बड़ा कोई स्कैम होता है, ऐसे मामले में अगर जांच की आवश्यकता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जेपीसी को बनाया जाता है। अभी रिसेंटली क्यों फॉर्म की गई है? रिसेंटली इसलिए फॉर्म की गई है कि जो अडानी की कंपनी है उसने एक लो क्वालिटी का जो कोयला है वो तमिलनाडु की गवर्नमेंट की एक कंपनी को दिया, और उसने वो लो क्वालिटी का कोयला अच्छी क्वालिटी का कोयला बताकर बेच दिया। तो उसी पर ये लीगल इश्यू आया। अब इस जेपीसी के पास क्या क्या पावर्स होती हैं? तो देखिए, जो जेपीसी की रिकमेंडेशंस होती हैं वो एडवाइजरी होती हैं, मींस सरकार उनको मानने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं होती है। लेकिन जेपीसी के पास ये राइट है कि ये किसी भी मैटर में इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और जब ये इन्वेस्टिगेशन करेगी तो ये बहुत सारे लोगों से एविडेंस भी कलेक्ट कर सकती है। अब अगर हम देखें कौन कौन से मामले में जेपीसी बनी है, तो पहला हमारा बोफोर्स स्कैंडल था 1987 में, वहां उसकी जांच जेपीसी ने की। दूसरा हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम 1992। थर्ड है केतन पारेख 2001, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी में भी बनी थी, और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, इसमें भी जेपीसी बनी थी। अब हम आते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो ये पहले ये एक्ट था हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी एक्ट था ये 2002 का, लेकिन अब हमने इसमें अमेंडमेंट कर दिया है। अब अमेंडमेंट के बाद हमने क्या क्या इसमें चेंजेस लाए हैं वो अब हम समझ लेते हैं। तो नोटेबल अमेंडमेंट क्या है? पहला अमेंडमेंट ये कहता है कि ये मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन पर जोर देगा, और जो हमारा वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट होते हैं उस पे जो बर्डन है उसको रिड्यूस करता है। अब हम इसको समझ लेते हैं ऐसा क्यों। देखिएगा, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे कि हम मेडिसिन बनाते हैं। अभी तक क्या होता है कि जो हमारे मेडिसिनल प्लांट हैं वो अपने आप ही उगते हैं जंगलों में या किसी पहाड़ पर, लेकिन ये जो बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट है ये कहता है कि अब हमारी जो डिपेंडेंस है वो वाइल्ड प्लांट्स पर नहीं रहेगी, बल्कि हम खुद ऐसे मेडिसिनल प्लांट को कल्टीवेट करेंगे। ठीक है। फिर ये कहता है सपोर्टिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो जो हमारी इंडियन सिस्टम था ट्रेडिशनल मेडिसिन का उसको ये सपोर्ट करता है। फिर ये कहता है
एक्सपेंडेड डेफिनेशंस, तो इसने डेफिनेशन को बढ़ा दिया है और उसमें डेफिनेशन में कुछ ऐसे वर्ड यूज किए हैं जैसे डेरिवेटिव्स, कॉडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज, इस तरह की चीजों को यूज किया है। तो जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज थी रिगार्डिंग द मेडिसिन, उसका कुछ पार्ट कोडिफाइड नहीं था, उसको इसने कोडिफाइड किया है। अब हम आते हैं कंप्लायंस आईपीआर। तो ये भी क्लैरिफाई करती है कि आईपीआर आप बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में कैसे गेन कर सकते हैं, और ये स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को भी ऑथराइज करती है, और ये इसको अलाउ करती है कि किस तरह से हम जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज है रिगार्डिंग द मेडिसिन उसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ये रिसर्च और इनोवेशन पे ध्यान देती है, बायोटेक एंड फार्मास्यूटिकल्स को इसने इंक्रीज किया है और ट्रेडिशनल मेडिसिन को इंक्रीज किया है। ओवरसाइट एंड फेयर इंप्लीमेंटेशन, अब ये कहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है कंपनीज के रिगार्डिंग, तो या कोई पर्सन इस तरह एक कंपनी दूसरी कंपनी के राइट का वायलेशन करती है, तो देखिए यहाँ पर पहले जो टर्म था, पहले जो पेनल्टी थी वो इम्प्रिजनमेंट की फॉर्म में ज्यादा थी, लेकिन अब उसको फाइनेंशियल फॉर्म में ज्यादा कर दिया गया है। तो अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसका, कि अगर कोई पर्सन इसका वायलेशन करता है तो पहले वो जेल जाता था, लेकिन अब उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंडिंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है कि देखिए जो हमारे स्टेट्स हैं वो सभी स्टेटों की ज्योग्राफिकल पोजीशन, इकोनॉमिकल पोजीशन, सोशल स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है। तो सभी स्टेट्स में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, और जो ये वेरिएशंस होते हैं कहीं ना कहीं उस देश की, उस स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट करते हैं। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ऐसे स्टेट को दिया जाता है जो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल, कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और या इकोनॉमिक रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनकी बैकवर्डनेस के स्टेटस के आधार पर ये हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देते हैं। अभी जो डिमांड की जा रही है ये बिहार ने इसकी डिमांड की है, ठीक है, और बिहार कैबिनेट ने इसको बिल को पास कर दिया है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बिहार को मिलना चाहिए। अब बिहार ने ऐसी डिमांड क्यों करी है, तो यहां पर ये होता है कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है इसकी रिकमेंडेशन दी थी फिफ्थ कमीशन ने, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने, और भारत सरकार इसको अलाउ करती है। अब हम इसको ये समझ लेते हैं कि जो भारत सरकार कैसे अलाउ करती है, थोड़ा फिफ्थ फाइनेंस कमीशन भी समझ लेते हैं। देखिएगा जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन ये आर्टिकल 280 में बनाया जाता है, आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसका मेन पर्पज होता है कि जो हमारे देश के इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसको किस स्टेट को या किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को कितना कितना दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है, तो अगर हम सभी स्टेट को इकोनॉमिक रिसोर्सेज इक्वल देते हैं तो यहाँ पर जो हमारे स्टेट्स हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वहां पर क्या है कि वो उसी अमाउंट में अपने बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या डेफिशिएंसीज हैं उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या कहता है कि जिस स्टेट को इस तरह के पैसे की ज्यादा नीड है उनको कुछ ज्यादा पैसा दिया जाए, और ताकि वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर सके, ठीक है। अब आप देखो इसमें होता क्या है, इनिशियली अकॉर्डिंग टू द जम्मू कश्मीर, आसाम एंड नागालैंड, तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है, भारत सरकार ज्यादा एड करती है, इसकी रिकमेंडेशन फिफ्थ फाइनेंस कमीशन से आई। तीसरा पॉइंट ये है कि इनिशियली ये जम्मू कश्मीर, आसाम और नागालैंड को दिया गया, और फोर्थ पॉइंट ये है कि अभी हमारे देश में केवल 11 स्टेट्स को ये मिला है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया को बोलते हैं हम गार्डगिल फार्मूला। गार्डगिल फार्मूला, अब ये फार्मूला क्या है, या तो स्टेट में हिली टेरेन हो, लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, सीजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन हो, स्ट्रेटेजिक बॉर्डर लोकेशन हो, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो, और नॉन वेबल स्टेट फाइनेंस हो। तो अब अगर किसी स्टेट के साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो ऐसा स्टेट एलिजिबल है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्राप्त करने के लिए।
अब यहाँ इसका बेनिफिट क्या होता है कि देखिए जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, यानी कि जो भी स्कीम भारत सरकार की हैं, तो जो भारत सरकार की स्कीम किसी पर्टिकुलर स्टेट में इम्प्लीमेंट होती है, फॉर एग्जांपल भारत सरकार की कोई स्कीम है और वो बिहार में इम्प्लीमेंट होती है, तो अगर बिहार को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिलेगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस नहीं मिलता तो ऐसे मामले में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 60 से 75% क्या होता है, 60 to 75% जो पैसा है वो केवल भारत सरकार देती है, और बाकी का 35 to 25% जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। लेकिन अगर किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिल गया है तो ऐसी सिचुएशन में जितने भी भारत सरकार की स्कीम है उनको पूरा करने के लिए 90% पैसा जो है वो भारत सरकार देती है। और सेकंड पॉइंट ये है कि बहुत सारे जो टैक्स हैं उसमें कंसेशन दी जाती है, और इंक्रीज्ड फंड एलोकेशन फ्रॉम द सेंटर, यानी कि उस स्टेट को और बहुत सारे फंड्स दिए जाते हैं, यानी कि ज्यादा पैसा उस स्टेट को दिया जाता है ताकि वो अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पूरा कर सके। बिहार क्यों सीख कर रहा है, देखिए बिहार में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं, नेचुरल कैलामिटीज आती रहती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी है, और वहां की जो काफी पॉपुलेशन है वो पोअर है, तो इसलिए इन सब आधारों पर बिहार ये डिमांड कर रहा है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, सीआईसी ज्यूरिसडिक्शन ओवर एमपी लैड्स। तो देखिए क्या है कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं खर्च करने के लिए। अब जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के हैं वो अपने 5 करोड़ एक साल के, यानी कि 5 साल के जो 25 करोड़ हैं उनको वो खर्च कर सकते हैं अपने उसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां से कि वो इलेक्ट हुए हैं। लेकिन जो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं वो उसको कहीं भी खर्च कर सकते हैं पूरे भारत में, ठीक है, ऐसा रूल है। अब यहाँ पर जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसमें एक आरटीआई लगाई किसी पर्सन ने, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से ये पूछा गया कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द एमपीज हैं वो अपने फंड को खर्च नहीं करते, और उस फंड को लास्ट जब उनका टर्म खत्म होने वाला होता है उसी साल में वो उस फंड को खर्च करते हैं। तो ऐसा एप्रीहेंशन था कि जो एमपी हैं अपने उस जो 25 करोड़ का फंड है उसको लास्ट ईयर में खर्च करते हैं, और जब उसको लास्ट ईयर में खर्च करते हैं तो उससे वो क्या करते हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए अनड्यू एडवांटेज ग्रांट करते हैं, ठीक है। तो उस पैसे में करप्शन भी होता है और उस पैसे को वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसी टाइम पे करा देते हैं ताकि लोग उनको सपोर्ट करें, और इस तरीके से वो एक अनड्यू एडवांटेज के थ्रू इलेक्शन फिर से जीतना चाहते हैं या जीत जाते हैं। इस पर क्या हुआ कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसने जो कि इनकी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं, दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI, इसको ये डायरेक्शन दी कि ये बताए कि किस एमपी का कितना कितना फंड रुका हुआ है। अब इस मिनिस्ट्री ने जो ये ऑर्डर दिया था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसने चैलेंज किया इस ऑर्डर को बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके पास इस बात को जानने का कोई भी अधिकार नहीं है, उसका कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि वो ये जानकारी करे कि एमपी ने पैसे को कहां कहां खर्च किया, या जो मिनिस्ट्री है ये उसको इस तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए बाउंड नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 18 जो है आरटीआई का, कोर्ट क्लैरिफाइड दैट CIC can only address issue related to the information sought under the RTI Act or issue that leads to the dissipations of such information। तो उसने ये कहा, कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 18 के अनुसार सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन केवल उन्हीं मामलों में जानकारी दे सकता है जो कि उसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के द्वारा ऑथराइज है, और ये किसी भी और मामले में इंटरफेयर करने का इसका अधिकार नहीं है, और अगर ये किसी और मामले में इंटरफेयर करता है तो ये अपने ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ाता है, एंड दैट वुड बी डीम्ड टू बी इलीगल। तो कोर्ट ने ये कहा
कि आपके पास ये ऐसा कोई राइट नहीं है कि आप इस तरह से एमपी के जो फंड हैं उससे संबंधित जानकारी आप लें। So, dear students, I have discussed all the important news of the June 2024. That's all for today. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.